पूर्वी पठार। कल के बाद आज हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे भारत का पूर्वी पठार। आप समझ सकते हैं कि भारत के पूर्वी हिस्से में जो भाग आते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों के नीचे, या आप नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, इन क्षेत्रों में कौन से हमारे पठार पाए जाते हैं, इसकी चर्चा हम आज लोग करेंगे क्लास में। तो पूर्वी पठार के अंतर्गत देखिए हमारा छोटा नागपुर पठार भी आता है, महानदी बेसिन और दंडकारण्य के पठार को सम्मिलित किया जाता है, जिनका वर्णन नीचे इस प्रकार किया जा रहा है। छोटे नागपुर का पठार में हम लोग देखेंगे तो यह पठार, जैसे भारत का थोड़ा सा मैप समझाते हैं आपको हम, तो मैप से देखेंगे तो इस इलाके में ये हमारा मुख्य पठार था, लेकिन अब पूर्वी पठार में देखें तो यहाँ से लेकर के ये सारे क्षेत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं, ये सभी क्षेत्र का। लेकिन पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे छोटानागपुर के पठार का। तो यह पठार झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग और रांची जिलों में विस्तृत है। इस पठार की प्रमुख नदियां महानदी, सोन, स्वर्णरेखा और दामोदर नदी है। सीधा सवाल है कि पूर्वी पठार का बहुत बड़ा भाग क्या है? छोटानागपुर पठार। ऐसी छोटानागपुर पठार का जो हिस्सा होता है ये पूर्वोत्तर तक चला जाता है। इसके बीच में जहाँ पर पश्चिम बंगाल पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में इस पर सेडिमेंट का पूरा निक्षेप हो गया है, तो लगता है कि पश्चिम बंगाल एक मैदानी इलाका है, लेकिन उसके नीचे नीचे देखा जाएगा तो क्या है, ये पठारी संरचना ही है, जिससे ऊपर गंगा नदी का क्या हुआ है, डिपोजिट हो गया है। राजमहल की पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। यह पठार कई भागों में बटा हुआ है। सीधा सवाल आएगा कि राजमहल की पहाड़ी किस पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं? छोटानागपुर पठार की, याद रहेगा। इसमें हजारीबाग का पठार, रांची का पठार शामिल है। यह पठार खनिज पदार्थों में क्या है, धनी है। आप देखेंगे कि जो हमारा रांची है तो सिंहभूम में हमारा लोहा भी है, झरिया में कोयला भी है, धनबाद में कोयला भी है कि नहीं है। तो यह खनिज पदार्थों से भरा हुआ है यह क्षेत्र। इससे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। भारत के जो खनिज पदार्थ होते हैं तो उसका हम लोग डिटेल्स अलग क्लास करेंगे। तो इसमें हजारीबाग का पठार, रांची पठार शामिल है। यहाँ पठार खनिज पदार्थों में धनी है। यहाँ पर भारत के प्रमुख खनिज बक्साइट, बक्साइट कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में। अबरक वहीं कोडरमा में है। कोयला अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वन संपत्ति की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। झारखंड को झारखंड क्यों बोलते हैं? झाड़ माने क्या, जंगल, और खंड माने जंगलों का खंड है ये। छोटानागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है। यह रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से क्या करती है, अलग करती है। माने हजारीबाग पठार और रांची पठार के बीच में कौन नदी बहती है? दामोदर नदी। हम दोनों को अलग करेगी। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, याद रखिएगा। दामोदर नदी घाटी माने जहाँ से दामोदर नदी बहती है तो उसके अगल बगल के क्षेत्रों में सर्वाधिक कोयला का निक्षेप पाया जाता है, माने कोयला पाया जाता है। इन सब चीज़ का अलग क्लास होगा खनिज का। हुंडरू जलप्रपात है ना रांची में, आसपास झारखंड में हुंडरू जलप्रपात। छोटानागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी स्वर्णरेखा पर है। दामोदर सबसे लंबी हो गई और दूसरी क्या होगी नदी? स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा नदी पर कौन जलप्रपात है? हुंडरू। इसके अगल बगल ही एक जोन्हा फाल भी है, हालांकि छोटा है वो। हाँ बिल्कुल। इस क्षेत्र की उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपीय स्थलाकृतियां ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हैं, जिसे पाट भूमि माने पाट लैंड कहते हैं। पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। मतलब कि रांची जो पठार है या पाट क्षेत्र है, उसका क्या हुआ कि निर्माण तो हुआ, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर जब आंतरिक बल लगा तो यह पठार क्या हो गया, और ऊंचा हो गया। अब कैसे ऊंचा होगा समझिए। देखिए यह है रांची, ठीक है ना। इसके नीचे है ये हजारीबाग। रांची का जो क्षेत्र है ये कोडरमा है। रांची का जो क्षेत्र है इसमें 3 बार धक्का लगा था। कितना बार? 3 बार था। ये भी इस लेवल पर ही, तो कितना उठ गया। यहां पर आंतरिक 2 बल लगा, तो ये भी इसके बाद सेकंड उठा। ये हजारीबाग पठार से बीच में क्या बहती है? गंगा नदी बहती है।
और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर बहती है दामोदर नदी, जिसको अलग करती है इसे रांची से। तो इस प्रकार रांची ये पाट पठार है। क्या है? पाट पठार, या कहीं कहीं पट पठार भी लिखा होता है। तो मतलब कि पठार में आंतरिक शक्तियों का कारण, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण जब पठार का कोई भाग ऊंचा उठ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पाट पठार। आंतरिक बल आता है मैग्मा के संवहन से, और मैग्मा आता है नीचे अग्नि के पिघलने से। ये सब अलग क्लासें होंगी, लेकिन इतना ही मानिए कि भी आंतरिक बलों के कारण जब पठार की ऊंचाई बढ़ जाती है और ऊंचा हो जाता है तो उसके ऊपरी समतल भाग को बोलते हैं पाट पठार। याद रहेगा? हाँ, पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो जब नीचे बढ़ेंगे तो चट्टाने का पिघली अवस्था में है, तो उसमें संवहन द्वारा नीचे से ऊपर की ओर मैग्मा चलता है, तो धक्का देगा ना। जैसे पेट के अंदर आप भोजन किए हुए, गर्मी है, जब भोजन ऊपर आता है तब उबासी मुंह से आता है, तक नहीं आता है, लगता है कि पेट का भोजन ऊपर आ रहा है। तो ऐसे ही जमीन के अंदर का जो मैग्मा है वो गर्मी के कारण क्या होता है, जब भी कोई चीज गर्म होता है तो ऊपर की ओर जाता है। तो जब ऊपर की ओर फ्लो होगा तो क्या करेगा, वो धक्का देगा तो कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा या वोल्केनो बन के बाहर निकल जाएगा। हाँ, ज्वालामुखी से मैग्मा बनता है, या मैग्मा ज्वालामुखी का मुख्य पार्ट है। इस सब क्लास से अलग होंगे इसके लिए। महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन, यह भी पूर्वी पठार का ही अंग है। महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में। महानदी बेसिन अथवा छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में हुआ है, जिसका निर्माण अवतल या धंसाव प्रक्रिया द्वारा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जो नदी घाटी का निर्माण हुआ है, जो बेसिन बना है, बेसिन माने क्या होता है, जिसमें हम लोग खोल के हाथ धोते हैं तो गड्ढा होता है, तो यहाँ पर धसान से हुआ है। जमीन के अंदर से जब मैग्मा दोनों ओर खिसक जाएगा तो भाग क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। आप जहाँ जमीन पर खड़े हो, लोग कहते हैं कि जमीन खिसक गई, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कुछ भाग को ऊपर उठा भी देगा, कैसे मैं कल फिगर से बता रहा था, हर पर्वत में, और कुछ नीचे धंस भी जाएगा। तो जहां धंसेगा तो वहां पर क्या बनेगा? घाटियां बन जाएंगी। यह बेसिन दंडकारण्य पठार को रांची के पठार से क्या करती है? अलग करती है। इस क्षेत्र में महानदी और उसकी सहायक नदियां जैसे शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब आदि प्रवाहित होती है। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की। इस बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, माने गोंडवाना काल के बने हुए चट्टान पाए जाते हैं। कल मैंने गोंडवाना बताया था आप लोगों को, जिसके कारण यहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। माने यहाँ कोयला की अधिक मात्रा पाई जाती है, गोंडवाना कालीन यह क्षेत्र है इसलिए। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का प्रदेश उड़ीसा, कोरापुट, मलकानगिरी, कालाहांडी एवं नवरंगपुर जनपद, छत्तीसगढ़ में कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा एवं आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम एवं श्रीकाकुलम जनपद राज्यों में लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अब आपसे पूछे कि दंडकारण्य का पठार कहाँ है, तो कितने राज्य हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। दंडकारण्य का पठार कितने राज्यों में हो गया? मुख्य 3 राज्य हैं, थोड़ा सा टच करता है एमपी से भी, लेकिन ही में नहीं पर है। तो पहला क्या हो गया आपका? छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा आंध्र प्रदेश। तो इतने राज्यों में दंडकारण्य का पठार लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है। यह प्रदेश स्पष्ट उत्थानों से युक्त एक असमतल पठारी धरातल वाला भूभाग है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी इंद्रावती है। इसके अंतर्गत अबू झामड़ा पहाड़ियों में बैलाडीला रेंज के समीप उत्कृष्ट कोटि के लौह अयस्क का जमाव पाया जाता है। यह लौह अयस्क का निर्यात जापान को जाता है। बैलाडीला उड़ीसा में ही है। तो मतलब कि यहाँ पर दंडकारण्य पठार, एक तो पहले आप जान लीजिए कौन पठार, कौन पठार? छोटानागपुर पठार, फिर दंडकारण्य पठार, ये दोनों पूर्वी पठार के ही क्या हैं? अंग है।
जैसे मैंने पहले ही बताया कि पूर्वी पठार का ही, इसके थोड़ा सा और उत्तर में जाएंगे, उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पर भी भारत के पठार पाए जाते हैं। जैसे पूर्वोत्तर का पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से ही विस्तृत है। मैंने कैसे बताया कि यहाँ पाए जाने वाला झारखंड राज्य है और यहाँ बंगाल है, तो इसी का ऐसा क्षेत्र है, इसी का क्षेत्र है, लेकिन बीच में इसमें क्या हो गया है, सेडिमेंट हो गया, तो लगता है कि यह मैदान है। तो उत्तरी पूर्वी पठार से और पूर्वी पठार के बीच लगता है कि बंगाल का एक बड़ा भाग चला आया, उड़ीसा कुछ मैदानी भाग चले हैं, तो लगता है कि यहाँ पर मैदानी भाग है, लेकिन रियल में नीचे क्या है, कठोर पठारी संरचना ही है, जिस पर नदी का डिपॉजिट हो गया, तो लगता है कि यहाँ मैदानी भाग हो चुका है। ये उसी का अंग है। पूर्वोत्तर का पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से ही विस्तृत है। ऐसा माना जाता है कि राजमहल पहाड़ियां और मेघालय पठार के बीच एक बड़ा भ्रंश हिमालय की उत्पत्ति दौरान भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्वी प्रवास के कारण उत्पन्न बल के परिणाम स्वरूप बना था। ये माना जाता है कि इन दोनों के बीच में एक भ्रंश में दरार हो गया था, और उसी दरार में इस घाटियों द्वारा क्या किया गया, डिपॉजिट निक्षेप कर दिया गया, वहाँ मैदान बन गया। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जहाँ पर मेघालय पठार है, और नीचे चले ये दंडकारण्य पठार, आप पूर्वी पठार या मुख्य पठार, तो इनके बीच में एक भ्रंश आ गया, दरार हो गया, तो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। दोनों थे कहीं में, लेकिन क्या हो गए, दरार से अलग हो गए। अब बीच में क्या भर गया, मिट्टी, तो इसलिए दोनों को अलग अलग माना जाता है। अब मेघालय के पठार जानिए, ये अर्ध पठार है, यहाँ वर्षा अधिक होती है। मेघालय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें पूर्व की ओर राजमहल की पहाड़ियों के परे माने आगे भी विस्तृत है, और उत्तरी पूर्व में मेघालय पठार का निर्माण करती है। इसे शिलोंग पठार भी कहा जाता है। शिलोंग पठार इसलिए कि मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग, तो इसलिए मेघालय पठार को हम लोग शिलोंग पठार कहते हैं। यह उत्तरी पूर्वी भाग में भारत की कहाँ फैली हुई है। मेघालय का पठार भारत के मुख्य पठार से निम्न कांप के मैदान द्वारा अलग किया जाता है। कांप माने क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, जलोढ़, क्या बताया, कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या सेडिमेंट, सेडिमेंट इस पर डाल दिया गया है। तो इस सेडिमेंट जब पड़ गया है तो इसे ही अलग हो जाता है। इसे गारो राजमहल अंतराल माने गारो राजमहल गैप भी कहते हैं। गारो क्या है, पहाड़ी है, और राजमहल भी पहाड़ियां हैं। तो गारो और राजमहल के बीच में जो सेडिमेंट है, कांप मिट्टी है, इसीलिए इसे गारो राजमहल गैप कहा जाता है। जैसे ये राजमहल पहाड़ी हो गई, और ऊपर में क्या हो गया, गारो पहाड़ी, और इसमें क्या हो गया है, मिट्टी का निक्षेप। ऐसे समझिए, ये हो गया आपका राजमहल हिल्स, और इसके ऊपर क्या हो गया, गारो हिल, और इसमें क्या हो गया है, सेडिमेंट, पूरा मिट्टी का निक्षेप हो गया है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गारो राजमहल गैप, गारो राजमहल गैप बोलते हैं। लेकिन ये नीचे भाग क्या है, वही चीज है जो यहां पर है, यही चीज जो यहां पर है, लेकिन इसमें क्या भर गया, मिट्टी भर गया है। इस अंतराल खड्ड का निर्माण भूपृष्ठों में भ्रंश माने दरार पड़ने से हुआ था, जिसे गंगा नदी ने अपने निक्षेप द्वारा क्या कर दिया है, भर दिया है। कई बार मैंने कह दिया कि माने मेघालय का पठार या पूर्वोत्तर का पठार मुख्य पठार का ही अंग है, लेकिन हिमालय के निर्माण के दौरान जब इसमें एक गैप दरार का निर्माण हुआ तो यह एक दूसरे से अलग हो गया, और इस गैप को किसने भरा, गंगा नदी ने अपने सेडिमेंट से, जिसे गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। इस पठार के पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ियां, मध्यवर्ती भाग में खासी और जयंतिया तथा पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ियां हैं। यहां पर सबसे ऊंचा स्थान शिलोंग शिखर है, जो 1961 मीटर ऊंचा है। खासी पहाड़ियों का मध्यवर्ती भाग एक मेज की भांति है, जहां पर शिलोंग नगर स्थित है। शिलोंग कहाँ की राजधानी है, मेघालय का। अगर थोड़ा समय आपको मैप पर समझाऊं इसको, देखिए भारत के पूर्वोत्तर का अगर मैप देखेंगे तो ये सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा चला गया अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे हमारा आता है ये पश्चिम एरिया। तो यहाँ से अब जाएंगे तो ये वाला भाग है। तो अगर ऐसे देखेंगे तो यहीं पर क्या है, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है ना। तो गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है, तो यहीं पर इसमें जो आप देख रहे हैं कि
खासी पहाड़ियों पर, बीच में क्या है, खासी पहाड़ी, इसी पर शिलोंग शहर स्थित है। कहाँ है, इसी पर शिलोंग शहर स्थित है, जो बिल्कुल चौड़ा सा है। और मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। इस पठार का उत्तरी ढाल क्या है, बहुत तीव्र है। मतलब इस पठार का जो ब्रह्मपुत्र घाटी है असम की ओर है, वहाँ क्या है, बहुत तीव्र है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसका दक्षिणी ढाल मंद है। मंद माने क्या होता है, कम होता है, धीमा होता है। यहाँ पर सुरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है। अब सवाल है कि सुरमा घाटी कहाँ है और मेघना घाटी, मतलब यह है कि सब पूर्वोत्तर के पहाड़ों के महत्वपूर्ण घाटियां हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मालदा गैप या गारो राजमहल गैप। थोड़ा इसको दोबारा बताया जाए कि मालदा गैप इसको कहते हैं या गारो राजमहल गैप। इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धंसाव की प्रक्रिया से, माने जमीन क्या हो गया था, नीचे धंस गया था। इसके द्वारा छोटानागपुर का राजमहल पर्वत, छोटानागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से क्या होता है, अलग होता है। इसलिए इसे गारो राजमहल गैप भी कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा राजमहल गैप में क्या हुआ है, निक्षेप हुआ है, जिससे डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। अब सीधे सवाल पूछा जाए कि मालदा गैप कहाँ है, तो मालदा गैप बंगाल में है। गारो राजमहल के बीच में इसका निर्माण हुआ है, ठीक ना। और इस पर किसके निक्षेप हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों ने अपने सेडिमेंट का क्या किया है, निक्षेप कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा मैदान का निर्माण हुआ है, जो अधिक उपजाऊ मैदान है, जहाँ पर क्या होती है, जूट पटसन के साथ साथ चावल की भी बहुत अच्छी खेती होती है। इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। पीट मृदा या इसको दलदली मृदा भी कहा जाता है। पीट या दलदल या मर्सी सॉइल, जिस जमीन पर समुद्र का पानी हाई टाइड के समय, जब पानी समुद्र का ऊंचा होता है, पहुंचता रहेगा बार बार, तो क्या हो जाएगा, दलदल नहीं हो जाएगा। आपके गांव में चाहे घरों के आसपास जहां पर पानी हमेशा पहुंचता रहे, भाग मिट्टी कैसे हो जाएगी, दलदली हो जाएगी। यही जो पीट मृदा है, दलदली मृदा है, तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला सुंदर वन भारत के सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वाले क्षेत्र में से एक है। मतलब कि इसी जगह पे, इसी डेल्टा मैदान में, जहां पर मालदा गैप में जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का निक्षेप कर दिया गया है सेडिमेंट का, वहीं पे मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। सुंदर वन भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है, जहां सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। और यहाँ पर भारत के सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, माने अधिक प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बायो माने क्या हुआ, जैव, और डाइवर्सिटी माने क्या होता है, विविधता। तो जैव विविधता माने जीवों की विविधता पाई जाती है। मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मेनी टाइप्स ऑफ ट्री हैं, प्लांट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, एक समृद्ध जैव विविधता बोला जाता है। अब देखिए दक्कन का पठार, या इसको हम लोग बोलते हैं दक्कन ट्रैप ही बोलते हैं। दक्कन माने क्या, दक्षिण, दक्षिण भारत में दक्कन का पठार। अक्सर जो दक्कन शब्द आया है, यह औरंगजेब द्वारा सर्वाधिक यूज किया जाता था। दक्कन शब्द को हमेशा औरंगजेब यूज किया था, क्योंकि दक्षिण में वो विजय नहीं कर पा रहा था। और दक्षिण विजय के माने वहां बार बार लड़ाई के चलते खजाना खाली हो गया और औरंगजेब चिंता में मर गया। और उसके बाद से मुगल कहानी क्या हो गया, खत्म होने लगा और अंग्रेज चले आए। दक्कन के पठार को महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। किसका पठार, महाराष्ट्र का। क्रिटेशियस तथा पूर्वी टर्शियरी काल में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले बेसिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। अब सवाल पूछे जाएगा कि दक्कन का पठार किस काल में हुआ है, क्रिटेशियस में। किस काल में हुआ, तथा पूर्वी टर्शियरी काल माने टर्शियरी तृतीयक युग के पहले वाले भाग में। क्रिटेशियस तथा पूर्वी टर्शियरी दो युगों का मिला जुला असर है। तो इस काल में होने वाला जब ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी पर बार बार विस्फोट हो रहे थे, तो उनसे जो मैग्मा निकला, जो लावा निकला, उसके निक्षेप से क्या बना, इसका निर्माण हुआ है दक्कन पठार का।
इसके अंतर्गत दक्कन ट्राइब, कर्नाटक का पठार एवं आंध्र के पठार को भी सम्मिलित किया जाता है। माने सब मिला के दक्कन का पठार कहलाता है। दक्कन ट्राइब, कर्नाटक पठार इत्यादि सब मिला के क्या होता है, ये दक्कन के पठार में ही आता है। अब थोड़ा दक्कन ट्राइब के बारे में जाना जाए। क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में, किस युग, क्रिटेशियस एरा या क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई। मैंने धरती पर बहुत ज्वालामुखी फट रही थी। बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भू आकृति का निर्माण हुआ। माने लगातार जो मैग्मा हुआ उससे लगभग ऐसा क्या हुआ, एक क्षेत्र का निर्माण हुआ। दक्कन ट्राइब का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश में हुआ है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिचंद्र इत्यादि पहाड़ियों के विस्तार भी इसी दक्कन ट्राइब में हुआ है। इस सबका नाम याद रहना होगा, क्योंकि अब जो बीपीएससी का ट्रेंड है वो लगभग यूपीएससी का ही है। तो यूपीएससी का पढ़ाई जब पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी उसमें काम आपका चला ही आएगा। तो ये सतमाला पहाड़ी कहाँ था, दक्कन ट्राइब में। अजंता कहाँ था, दक्कन ट्राइब में। बालाघाट क्या था, दक्कन ट्राइब में। या सवाल आ जाएगा कि किन किन पहाड़ियों के मिलने से दक्कन ट्राइब बना है, तो सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र इत्यादि मिलकर क्या बनाती हैं, दक्कन ट्राइब का निर्माण करती हैं। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार कर्नाटक राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। इस पठार का नामकरण कर्नाड, जिसका अर्थ काली मिट्टी की भूमि के नाम पर किया गया है। ठीक है ना, कर्नाड से ही क्या बना है, कर्नाटक। और कर्नाटक का मतलब क्या होता है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र, जमीन। याद रहेगा ना कि कर्नाटक का नामकरण कहां से हुआ है, काली मिट्टी से, क्योंकि काली मिट्टी को वहां स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कर्नाड। और कर्नाड से ही नाम क्या पड़ गया, कर्नाटक। यह पठार धरवाड़ पर्वतीय प्रणाली की, धरवाड़ एक क्षेत्र है, जगह है, तो धरवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों, रेवेदार परतदार चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। देखिए, धरवाड़ भी एक जगह है और यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है। धरवाड़ एक एज होता है, युग होता है। तो धरवाड़ युग में बनी चट्टानों को धरवाड़ चट्टानें कहते हैं। तो कर्नाटक में धरवाड़ चट्टानों में क्या पाई जाती है, भारी धातु पाई जाती है, लोहा निकला जाता है वहां से। ठीक है ना। तो धरवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों, रवेदार परतदार चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर यह पठार बना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती तथा भीमा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। मतलब कि कर्नाटक पठार में कौन सी नदियां बहती हैं, तो इन नदियों का नाम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा यहाँ की प्रमुख नदियां, याद रखना होगा। कुंचिकल जलप्रपात, क्या नाम है इसका, कुंचिकल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि शिमोगा जिले कर्नाटक में बराही नदी पर है। यह नया खोज है। ठीक ना। कुंचिकल जलप्रपात भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो शिमोगा जिले कर्नाटक में बराही नदी पर क्या है, अवस्थित है। कहीं कहीं इसे जोग या गरसोपा भी कह देते हैं लोग। ठीक है ना, लेकिन इसका नामकरण क्या हो गया है, कुंचिकल। आंध्र पठार, आंध्र प्रदेश राजधानी कहां है, हैदराबाद। अब इसकी नई राजधानी बन रही है। रॉयल सीमा का पठार, रॉयल माने क्या होता है, कुलीन होता है, रॉयल फैमिली। तो उसका नाम दिया गया रॉयल सीमा का पठार एवं तेलंगाना के पठार को आंध्र के पठार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मैंने रॉयल सीमा और तेलंगाना पठार को किसमें लाया जाता है, आंध्र पठार में। यह एक समतल भाग है जो कैम्ब्रियन पूर्व या प्री कैम्ब्रियन के 20 शैलों से निर्मित है। कोलेरू झील, कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य यहाँ स्थित है, जो कि एशिया के सबसे बड़ी दलदली भूमि भी है यहाँ पर, जान लीजिए। जहाँ पर कोलेरू बेसिन से, अब देख रहे हैं ना, कोलेरू झील है, तो कोलेरू झील का इलाका जो है एशिया के मध्यवर्ती भाग में पाया जाने वाला सबसे बड़ा क्या है, दलदली भूमि है इस झील के आसपास का।
दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण में कहां चलिएगा? केरल, तमिलनाडु में पाई जाने वाली पहाड़ी को क्या बोलेंगे कि यहां पर दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, करडेमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियां इत्यादि आती हैं। पालनी पहाड़ियां कितना बार पूछ चुका है कि पालनी पहाड़ियां कहां हैं, तो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना में ऊंची है। तो बताया था ना कि ये जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट से क्या है, अधिक ऊंचा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक ना, यहीं पर है दोदा बेटा। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माकुर्ती है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। और दूसरी चोटी कौन है? माकुर्ती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत की अनाईमुडी है। अब ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? अनाईमुडी। लेकिन नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। इनकी ऊंचाई कितनी है? अनाईमुडी की 2695 मीटर ऊंची है। ये सारे चीज आप लोग पीडीएफ से बना करके इसको नोट करके जब बनाएंगे तो आपका अध्ययन बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, वहीं पीडीएफ है, अलग से मैं आप लोगों को डाल भी दूंगा एक ही बार में। इससे खत्म हुआ तो फिर मैं आपको एक बार पीडीएफ भेज दूंगा, ये सारा कुछ चला जाएगा आप पर। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ भी भेजेंगे आपको हम। जितने भी लिखे हैं ना, ये सब आपका लिखा पीडीएफ चला जाएगा, तो आपको और आसान होगा बनाना। देखिए अब यहां पर क्या है कि पाल घाट दर्रा। दर्रा क्या होता है? दर्रा का मतलब दरार होता है। ऊंचे पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में आर पार जाने का जो रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। जैसे हिमालय पर्वत में दर्रे थे, वो सही पश्चिमी घाट पर्वत में भी दर्रे हैं। माने अधिक ऊंचाई पर जाने से बचता है, दर्रों के बीच से निकल जाता है, दरार से। पाल घाट दर्रा पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा है? पलक्कड़ या पालघाट दर्रे से जोड़ता है। शांत वैली, साइलेंट वैली नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में ही स्थित है। पूछा जाएगा कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में, केरला में है, जिसकी गणना सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में की जाती है। माने यहाँ पे जो साइलेंट वैली है केरला की, तो यहाँ पर भी एक समृद्ध या बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कुछ जीव भी पाए जाते हैं, बहुत चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। समझे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हों और जीवन विविधता हो। माने एक ही पर खाली खूब हाथी नहीं हो, खूब बाघ नहीं हो, हाथी भी हो, बाघ भी हो, खरगोश भी हो, माने जितने टाइप्स के जानवर हो सकते हैं अधिक से अधिक पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बोलते हैं। सेनकोटा दर्रा अन्नामलाई और कार्डेमम के बीच अवस्थित है। याद रखिएगा, सेनकोटा पास जो है अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। कार्डेमम पहाड़ियों पर इलायची की अधिक खेती की जाती है। याद रखिएगा, कार्डेमम पहाड़ियों पर इलायची खाते हैं ना, तो इलायची की बहुत अच्छी खेती की जाती है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से क्या करता है? जोड़ता है। अब कुछ दर्रों का नाम देखिए, पर्वत स्थिति देखिए पहले, बाद में दर्रा बताएंगे। अवस्थिति किस राज्य में है, पर्वत कौन सा है, और फिर अवस्थिति पर्वत। अब आपसे पूछा जाएगा कि पालकोंडा पर्वत कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बेलिकोंडा पर्वत कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नलामलाई पर्वत कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? केरल तमिलनाडु दोनों में है। करडेमम पर्वत कहाँ है? केरला और तमिलनाडु दोनों में है। पालनी पर्वत कहाँ है? केवल तमिलनाडु में है। सेवराय पर्वत और जावदी पर्वत कहाँ है? तमिलनाडु में। ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, याद होगा ना। तो आप इसको देखेंगे आप, तो दोबारा मैं बता देता हूं। पालकोंडा पर्वत और बेलीगोंडा पर्वत कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उसके लिए अब अलग से और डिटेल में जाएंगे हम लोग बाद में। नलामलाई पर्वत कहाँ है?
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और नीलगिरी पर्वत कहाँ है? केरल और तमिलनाडु दोनों में है। अब हम लोग फिर यहां देखिए, अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु, करडेमम पर्वत केरल तमिलनाडु में, पालनी पर्वत तमिलनाडु में, सेवराय और जावदी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इन सबको अगर याद करते हैं ऐसे, तब ज्यादा सवाल पूछता है कौन पर्वत कहां पर है। उतना डिटेल जिला प्रखंड में नहीं जाता है ये। देखिए फिर पीछे भागे ये, इसमें ही दिक्कत है। अब देखिए, हम लोग भारत का पठारी भाग पढ़ लिए, दक्षिण की पहाड़ी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट या सह्याद्री श्रेणी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो पश्चिमी घाट है क्या? पहले इसको जानिए। इसको छोटा ही कर लीजिए पहले। देखिए, भारत के आप मैप पे जाएंगे, मैप पर जाइएगा, भारत के मैप पर, तो दक्षिणी भाग में ये जो हमारा क्या है, ये हमारा अरब सागर क्या है? अरब सागर है। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक। और ये नीचे क्या है? हिंद महासागर है। बताते हैं क्या होता है। हिंद महासागर का ही ये दोनों भाग है, अरब सागर और बंगाल। लेकिन ये महासागर है कैसे? एशिया महादेश में भारत स्थित है। तो इसी प्रकार हिंद महासागर में एक घिरा हुआ भाग है वो अरब सागर है, और ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ भाग है तो क्या है? बंगाल खाड़ी है। इसी का पार्ट है बंगाल की खाड़ी। इसलिए कहते हैं कि बंगाल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रदेश है, इसलिए उसके नाम पड़ गया। हिंद महासागर पर केवल भारतीय कब्जा नहीं है, लेकिन भारत के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया? हिंद महासागर। तो अब अरब सागर के ओर में तट से कुछ दूरी पर हमारा एक ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, या पठार से ऊपर निकला हुआ भाग है, कगार जैसा। और बंगाल की खाड़ी के इस भाग में भी तट से कुछ दूरी पर ऊपर निकला कगारी भाग है जो ऊंचा है। और बीच में क्या है? बीच में हमारा प्रायद्वीपीय क्या है? पठार बताया था ना। तो अब जो यहां पर कह रहा है कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री श्रेणी, तो ये किधर है? ये वेस्ट है, और ये हमारा क्या है? ईस्ट है। तो ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है, और इसी को हम लोग सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाने जाते हैं। बात समझ आ गया ना कि पश्चिमी घाट कहाँ है? कोई आपको डाउट है अब? तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। मैप पे आप समझ गए तो इसको आप पढ़िए। हाँ बिल्कुल, समुद्री ही है वो, समुद्र का ही भाग है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी क्या है? पर्वत श्रेणी है। माने हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या है? पश्चिमी घाट है। यह ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। माने यहाँ ताप्ती नदी बहती है, और यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी है। तो इतनी जो लंबाई है वो कितना है? 1600 किलोमीटर। कितना है जी? 1600 किलोमीटर लंबा है ये क्षेत्र, यही कह रहा है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से गुजरती है, और सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत को निम्न भागों में बांट देती है। देखिए यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा लगभग यहीं पर है। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 16 डिग्री क्या है? लैटिट्यूड है, माने उत्तरी अक्षांश है, इसको अलग करती है। अब उत्तरी सह्याद्री मतलब कि गोवा के इस जो भाग लाइन बटा है ना 16 डिग्री से 16 डिग्री, तो 16 डिग्री से ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे? उत्तरी सह्याद्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी सह्याद्री।
तो उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी से लेकर गोवा के उत्तर पूर्व में मालप्रभा नदी के उद्गम स्थान तक 650 किलोमीटर की लंबाई में क्या हुआ है, फैला है। इस भाग की औसत ऊंचाई 550 मीटर है और पश्चिम की ओर इसकी ढाल दीवार की भांति क्या है, खड़ा है। मतलब कि पश्चिम इधर का इसका ढाल कैसा होगा, बिल्कुल दीवार की भांति खड़ा ढाल है। मैंने पहले बताया था कि पठारों की ढाल कैसा होता है, दीवार की भांति खड़ा होता है। यह सीढ़ीनुमा विशेषता वाला है। माने सीढ़ीनुमा कैसे बना जाता है, ऐसे। मैंने देखिए कितना खड़ा ढाल है ना, ये बिल्कुल दीवार की भांति है, तो सीढ़ीनुमा विशेषता वाला है। यहाँ की प्रमुख चोटियां कलसूबाई, याद रखिएगा, यहाँ की प्रमुख चोटियां उत्तरी सह्याद्री की कलसूबाई कितनी ऊंची है, 1646 मीटर, सालहेर 1567 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर। इसमें थाल घाट और भोर घाट नामक दो प्रमुख दर्रे हैं। कहां पर, उत्तरी सह्याद्री में थाल घाट और भोर घाट दो दर्रे हैं जो पश्चिमी घाट पर्वत के पूरब पश्चिम जाने का रास्ता बनाते हैं। वो दर्रे हम आगे बताएंगे आपको। थाल घाट मुंबई से कोलकाता के लिए मार्ग प्रदान करता है। सवाल आ जाएगा कि मुंबई से कोलकाता जाने के लिए जो रेल मार्ग है चाहे सड़क मार्ग है, कहां से गुजरता है, थाल घाट दर्रा से। कहां से, थाल घाट दर्रा से मुंबई कोलकाता के बीच में क्या होता है, मार्ग बनता है। भोर घाट मुंबई से पुणे जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। थाल घाट कहां से, मुंबई कोलकाता, और भोर घाट मुंबई पुणे करता है। उत्तरी सह्याद्री लावा निक्षेप से ढका हुआ है। माना उत्तरी सह्याद्री पर्वत जो है तो यहां पर लावा का सर्वाधिक परत पाया जाता है, लावा बिछा हुआ है, मैंने ज्वालामुखी से निकला हुआ है। अब आते हैं दक्षिणी, इसके नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टानों से हुआ है। माने आर्कियन युग में जो चट्टान पाए जाते हैं उससे निर्माण हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार करीब 290 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों के साथ अन्नामलाई की श्रेणी है। मतलब कि यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों के साथ साथ अन्नामलाई की भी श्रेणियां पाई जाती हैं। अनाईमुडी भी यहाँ पाया जाता है। अनाईमुडी 2695 मीटर यहाँ सबसे ऊंची चोटी है। इसके उत्तर पूर्व में पालनी और दक्षिण में इलायची पहाड़ियां हैं। कार्डेमम पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पश्चिमी घाट का क्या है, हिस्सा है। इन सभी पहाड़ियों का आपके नामों को छोटा करके याद करना पड़ेगा। अब मध्य सह्याद्री जो बीच वाला भाग है, मालप्रभा नदी के उद्गम स्थान से पाल घाट दर्रे तक करीब 650 किलोमीटर लंबा पश्चिमी घाट भाग का क्या हुआ है, सह्याद्री कहलाता है। इसके आगे पश्चिमी घाट चौड़े हो जाते हैं और पूर्वी घाट में क्या होता है, मिल जाता है। माने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या होता है, आपस में यहां पर मिल जाता है। यह श्रेणी काफी उबड़ खाबड़ धतरोली है। माने यहाँ पर जो सह्याद्री का यह भाग है, पर्वत है, ये क्या है, इसमें काफी उबड़ खाबड़ापन है, ऊंचा नीचा है तथा वनों से ढकी हुई, यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख चोटियां कुंद्रेमुख कर्नाटक में है, यहाँ पर सोना नहीं मिलता है, और पुष्पगिरी 1714 मीटर है। यह भाग ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है। माने यहाँ पर ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखिए परिद्वीपीय भारत के प्रमुख जो दर्रे हैं उनका नाम जानिए। थाल घाट दर्रा मुंबई नासिक आगे जोड़ता है, कहां तक, कोलकाता तक जोड़ देता है, महाराष्ट्र में है। भोर घाट दर्रा मुंबई पुणे का मार्ग है, मुंबई नासिक या कोलकाता तक इसको फैला सकते हैं, ठीक ना, कोलकाता तक, महाराष्ट्र में। भोर घाट दर्रा मुंबई पुणे का जोड़ता है, भी महाराष्ट्र में है। पाल घाट दर्रा पलक्कड़ कोयम्बटूर नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। कहां पर है ये,
केरला में, और सेनकोटा दर्रा या गैप तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच जोड़ता है। कहाँ पर है? केरला में। इन सब का नाम, चारों का नाम, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट और सेनकोटा दर्रा, गैप भी दर्रा ही है। कहाँ है, किनको जोड़ता है, सब याद रखना होगा आपको। पश्चिमी घाट की पर्वतीय श्रृंखला को यूनेस्को ने वर्ष 2012 में विश्व धरोहर घोषित किया है। अब समझिए, पश्चिमी घाट की जो पर्वतीय श्रृंखला है, जिसमें पर्वतों का नाम बताया, उनको यूनेस्को जो है मान्यता देता है कि यह विश्व में धरोहर है, इसको बचा कर रखना चाहिए। तो विश्व की धरोहर की सूची में क्या किया है? 2012 में शामिल किया है। इस पर्वतीय श्रृंखला की गणना विश्व में सर्वाधिक संपन्न बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता वाली श्रेणी में की जाती है। इसीलिए बोला कि इस क्षेत्र को बचा कर रखने से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बचा करके रख सकते हैं। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण कौन कौन से, ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी घाट में जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, इसको अगर ऐसे देख लिया जाए तो उत्तर में क्या हो जाएगी? नीलगिरी। पहले क्या हो जाएगा? नीलगिरी। फिर क्या हो जाएगा? अन्नामलाई। फिर क्या हो जाएगा? इलायची पहाड़ी के क्रम में, ऐसे याद रखना चाहिए। नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। नी इसको सूत्र हो सकता है, नी आई। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट पठार क्या है? हम लोग पश्चिमी घाट तो पढ़ लिए, पहाड़। ये हमारा क्या था? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और ये हमारा क्या है? पूर्वी घाट, है ना जी। तब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। मतलब इसकी लंबाई कितनी है महानदी से लेकर के? 1300 से लंबा है। इसलिए नीलगिरी की पहाड़ियों तक मैंने यहां तक पाया जाता है। नीलगिरी कहाँ है? देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट को मिलाने वाला क्षेत्र कौन है? नीलगिरी। इसका नाम क्या है? नीलगिरी। जहां पर दोनों मिलता है ना, जैसे ये दोनों भाग जहां मिला ना, तो ये क्या कहलाएगा? यहां पर ये मिलता है, ये कहलाएगा नीलगिरी। जहां तक ये 1300 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर है। यह श्रृंखला उत्तर में अधिक चौड़ा 190 किलोमीटर और दक्षिण में कम चौड़ा 75। माना इधर कितना ज्यादा चौड़ा है, यहाँ पे कितना है? ज्यादा चौड़ा। और नीचे क्या है? कम चौड़ा है। इस पर्वत श्रेणी को नदियों ने अनेक स्थानों पर क्या कर दिया है? काट फाट दिया है। इसको क्या कर दिया है? काट फाट दिया है। यही कारण है कि पर्वत अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं। यहाँ भी नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जावदी और सेवराय पहाड़ियां पाई जाती हैं। देखिए, नीलगिरी दोनों का भाग है, पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में है। बाकी सब कहाँ हो जाएगी? पूर्वी घाट में। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरोया कोंडा है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरोया कोंडा 1680 मीटर है। और महेंद्रगिरी इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 1501 मीटर है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी कहां पर है? उड़ीसा में। राजा महेंद्र का नाम इसका नाम पड़ा। पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों में नागावली एवं वंशधारा प्रमुख है। कौन कौन? नागावली और वंशधारा प्रमुख है। इनके अतिरिक्त पेनार, पलार आदि अन्य नदियां निर्मित है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों क्रम उत्तर से दक्षिण क्या क्या है? माने इस क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण क्या क्या है? तो पहला है आंध्र प्रदेश में क्या है? नल्लामलाई पहाड़ी। फिर नीचे क्या है? वेलिकोंडा। फिर पालकोंडा, नगारी एवं तमिलनाडु में जावदी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ियां इत्यादि सब पाई जाती हैं। ये क्रम है, याद रखना कि ये उत्तर से दक्षिण की क्रम है। इन सबका नाम याद होना चाहिए। क्रम ऐसे बना लेंगे हम और ऊपर से नीचे तक सबका क्या करेंगे? नाम लिख देंगे। तो जो भी पूछेगा किन पहाड़ियों के बीच में कौन है, तो आपको हमेशा नाम याद रहेगा। इतना आपको करना पड़ेगा।
पूर्वी घाट प्राचीन मूलधार बलित पर्वतों का अवशिष्ट है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्रमशः विशाखापट्टनम एवं महेंद्रगिरी है। माने कह सकते हैं कि जो पूर्वी घाट पर्वत है वो हिमालय जैसे ही क्या है, एक मूलधार बलित पर्वत का ही पुराना भाग है। कौन सा भाग है? किसका? मूलधार बलित पर्वत का पुराना भाग है। अब देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिफरेंस क्या है, अंतर पूछ सकता है ना। देखिए यहां पर अंतर दिया हुआ है, इन दोनों में अंतर क्या है। मतलब कि इधर वाला भाग हो गया पश्चिमी घाट, इधर वाला क्या हो गया? पूर्वी घाट। तो अब इसको देखिए, पश्चिमी घाट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत फैला हुआ है। माने ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक लंबाई फैला है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से कितना है? 1100 मीटर है। और इसकी औसत चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है। माने पश्चिमी घाट क्या है? पूर्वी घाट तुलना में पतला है। यहाँ देखिए, यहाँ पूर्वी तट के समानांतर उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम दिशा में उड़ीसा से नीलगिरी तक फैला हुआ है। यहाँ कन्याकुमारी तक था। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600। तो इससे कम हुआ कि नहीं हुआ? ये 900 है, कितना है? 600 है, नीचा है। और इसकी चौड़ाई 50 से 80 है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 100 से 200 है। तो चौड़ा कौन होगा? पूर्वी घाट। ऊंचा कौन होगा? पश्चिमी घाट। गुड। यह दीवार की भांति खड़ा है जिसमें केवल दर्रों से ही पार किया सकता है। माने इतना ऊंचा यह है कि इसमें केवल दरार के माध्यम से ही हम लोग पार कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां इसमें अपने लिए मार्ग बना लिए हैं और इसे कई भागों में बांट दिए, इसलिए हम लोग कहीं से इसमें आसानी से जा सकते हैं। संरचना की दृष्टि से यह एक संपूर्ण इकाई है, माने एक पूर्ण यूनिट है एक पहाड़ी का। लेकिन यह क्या है? इसमें एकरूपता नहीं है, यह कटा फटा भाग है। क्या है ये? मतलब कि ये भाग है एकदम समरूप है, लेकिन ये भाग क्या है? टूटा टूटा है। बात समझ क्या गई? जिससे होकर नदियां बहती हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है। माने यहां से नदियां देखियो, यहां से नदियां निकलती है, इसको काट के कहां गिर जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। यही फर्क है। और यहाँ पूर्वी घाट में किसी बड़ी नदी का उद्गम स्रोत नहीं है, यहाँ से नदी नहीं निकलती है, खाली नदी के बहने को ये मार्ग यहां से दे देता है। यहाँ प्रायद्वीपीय स्रोत है और यहाँ पर स्रोत नहीं है। यह अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के लंबवत दिशा में है और पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा कराता है। माने अगर इसको ऐसे देखेंगे तो अरब सागर से जो मानसूनी पवन चलती है तो यहाँ पहुँच के भयंकर वर्षा करती है, ठीक ना। इसके कारण हवा इधर जा नहीं पाता है, तो हवा को रोक के ही वर्षा करा देगा। यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के लगभग समानांतर है और अधिक वर्षा नहीं होती। ये भाग क्या है कि जो यहाँ से हवाएं चलती हैं तो ये ऐसे निकल जाती हैं, इसको रोक नहीं पाता है, ये समानांतर मार्ग में है। तो यहाँ वर्षा क्या होती है? कम। और यहाँ क्या होती है? अधिक। अब भारत की प्रमुख घाटियां देख लीजिए। तो भारत की जो प्रमुख घाटियां हैं, घाटी का मतलब क्या होता है? दो पर्वतों के बीच के क्षेत्र क्या बोलेंगे? घाटी बोलेंगे। नहीं, दर्रा दूसरा चीज हो गया। दर्रा माने दरार हो गया। जैसे मान लो कि हमारा, आप उंगली देख रहे हो, ऊंचा भाग है, मान लो कि ये जमीन है, इससे ही भाग ऊंचा हुआ है, तो इसमें दरार फट जाएगी, तो इससे क्या बोलेंगे? दर्रा बोलेंगे। लेकिन घाटी का मतलब होता है ये, घाटी का मतलब होता है ये पर्वत, ये घाटी, ये पर्वत, ये घाटी। तो ये क्या हुआ? घाटी। और ये क्या हुआ? पर्वत। इसमें दर्रा तब होगा जो ऊंचा भाग, जैसे मान लो कि इस, अब यहां तुम घाटी में कोई मैन आदमी रहता है ना, अब इस पार जाना हो तो क्या करेगा? इस पर वो चढ़ के ना ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें अगर दरार चला है, इसमें अगर कोई गैप हो जाए, दरार फट जाए, तो वह इसी में घुसे क्या हो जाएगा? उस पर चला जाएगा। समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि मेरा हाथ एक पर्वत है, ऐसे देखो, क्या है? पर्वत है, जो आपके चढ़ के जाना पड़े, लेकिन बीच में ही कोई भाग क्या हो जाए? दरार क्यों हो जाए, तो अब आदमी ऊपर नहीं जाके दरार से क्यों हो जाएगा? इधर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा?
लेकिन बहुत लंबी चौड़ी गैप जब बन जाता है, दरार बन जाता है, तो घाटी हो जाएगा। अगर जो दरार है उसका लंबाई चौड़ाई बहुत बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? घाटी का रूप ले लेगा वो। लेकिन दोनों के निर्माण में अंतर है। दर्रों का निर्माण होता है भ्रंश के कारण, थ्रस्ट के कारण होता है, ये सब दरार हो जाती है। हाँ, जब धरती ऊपर नीचे होते रहती है तो उसे बनता है। घाटियों के विकास पर्वतों के विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इनको पढ़िए। हाँ बिल्कुल। अब देखो साइलेंट वैली कहाँ है? तो जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध, यहाँ केरल के पलकप्पम जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। 1847 में शोध हेतु रॉबर्ट बाइट यहाँ आने वाली प्रथम अंग्रेज थे। कुंथी नदी यहाँ के वन क्षेत्र में उद्गमित होती है, माने शांत घाटी में, साइलेंट वैली में कुंथी नदी क्या होती है? बहती है। कम्बम घाटी, यह घाटी तमिलनाडु में थेकड़ी, वर्षुनाद एवं कोडाई कनाल पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये सब सवाल अब पूछेगा, जिस तरह से मॉडर्न सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल यहां से आ सकता है। अब अराकू घाटी, यह घाटी आंध्र प्रदेश में गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुक्रीमेट्टा और चितामुंडी नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है। जूकू घाटी, यह भी पूछ चुका है, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। यह संपूर्ण घाटी जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से क्या होती है? ढक जाती है। न्योरा घाटी, न्योरा घाटी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के कलिमपोंग में स्थित है। इसे वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। चुंबी घाटी हमेशा पूछ चुका है। चुंबी घाटी का भारत, भूटान और चीन तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित है। जहां पर देखिए बता रहे हैं चुंबी घाटी कहाँ है। ये हो गया सिक्किम, ये हो गया भूटान, और इधर क्या हो गया? तो इस जगह पर क्या है? चुंबी घाटी है। यहां पर चीन भी है ऊपर में, यहां पर भारत भी सिक्किम में है, और यहां पर क्या है? भूटान भी है। तो चुंबी घाटी सिक्किम, भूटान और चीन माने जो तिब्बत के मिलान बिंदु पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। डोकलाम में भी एक विवाद हुआ था। डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। यह घाटी सिलीगुड़ी, भारत के चिकन नेक से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। चुंबी घाटी पहले सिक्किम का भाग थी, जो 1792 में तिब्बत का अंग बन गया। चिकन नेक किसको बोलते हैं? देखो यहां पर तिब्बत है, सॉरी सिक्किम है, यहां पर भूटान है, और यहां पर हमारा पश्चिम बंगाल का रास्ता है, और यहीं से रास्ता जाता था। इस भाग को, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, तो ये कैसा लग रहा है? और यहाँ क्या है? पूर्वोत्तर है। तो इधर चौड़ा और इधर चौड़ा, आई भाग कैसा है? पतला। तो मुर्गी के गर्दन कैसा होता है? पतला। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं। यही कह रहा था कौन? चीन और पाकिस्तान मिलके कि हम लोग भारत के चिकन नेक से ही इसको अलग कर देंगे, तो पूर्वोत्तर पर भारत का अधिकार नहीं रह जाएगा। भारत में इस समय एक ऐसे सरकार का शासन है जो दुनिया में किसी से डरता उड़ता है नहीं। दुनिया के लोग इससे डरते हैं। दुनिया में सबसे अकेले वोट परसेंट 76% पहले स्थान पर लीडर है, जो भारत के प्रधानमंत्री है। तो दुनिया का नंबर 1 लीडर है। इसको लोग क्या अलग करेंगे? देश से ही लोग अलग कर देगा। पाकिस्तान कैसे टुकड़ा होते जा रहा है? जा रहे हो क्या नवीन? तो ये तुम्हारा चिकन नेक तो कहां पाया जाएगा? चिकन नेक चुंबी घाटी का क्षेत्र है। चिकन नेक चुंबी घाटी का क्षेत्र है। बाद में कर देंगे। ऐप पर है। यहां के स्थानीय निवासी को प्रमुआ कहा जाता है, जो तिब्बती वंश के हैं। वर्ष 1904 में अंग्रेजी शासन और तिब्बत के बीच हुए समझौते के बाद यह ऊन, याक उत्पाद, सुहागा एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का बड़ा व्यापारिक मार्ग बन गया था। कौन? चुंबी घाटी, जहां पर क्या है? चिकन नेक है। सुहागा क्या होता है? गोल्ड को और उजला बनाने में, चमकीला बनाने में मदद करता है सुहागा। अब देखो युथांग घाटी। युथांग घाटी
हॉट स्प्रिंग माने गर्म जल के झरने, क्या जी, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध युथांग घाटी। रोडेंड्रॉन झाड़ियों माने एक प्रकार का पौधा होता है रोडेंड्रॉन, और अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। यह सिक्किम में स्थित है। युथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। ये सारे घाटी आप लोगों को मुंह पे होना चाहिए। दून घाटी, यह घाटी उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य क्या है? उपस्थित है। यह हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। माने ऐसे बिल्कुल ये ऐसे एक घाटी का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य घाटी है। तो याद रखिएगा कि दून घाटी उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में अवस्थित है। जोहार घाटी, बहुत पूछा है जोहार घाटी, अभी हाल के यूपी परीक्षा में था। यह घाटी उत्तराखंड में स्थित है। इसे मिलाम घाटी एवं गौरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जोहार घाटी, कौन घाटी? मिलाम घाटी और गौरी घाटी। फूलों की घाटी, यह उत्तराखंड में चमोली जिले में है। वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में वर्ष 2004 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, फूलों की घाटी को यूनेस्को में शामिल किया गया 2004 में। धर्मा घाटी, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। इसका निर्माण धर्मगंगा नदी द्वारा किया जाता है। नदी काट के रास्ता बना दी है तो वो क्या बन गई? धर्मा घाटी। सोर घाटी, यह घाटी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन था। ये अयोध्या से यहाँ आए थे। कुछ इसको कलचूरी कहते हैं, लेकिन कत्यूरी होता है। कत्यूरी राजवंश शासन है। ये अयोध्या से यहाँ आए थे। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा जान लीजिए। चलिए बात बताएंगे, कुछ धार्मिक बातें हैं कि द्वारिका नगरी कैसे बसी थी, या मथुरा का निर्माण तो आप लोग पता ही है, लेकिन द्वारिका कैसे बसी थी उसे जानिए के बाद में। नेलांग घाट, ये भी पूछा है। यह घाटी उत्तर काशी जिले उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, और मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए क्या किया गया है? खोल दिया गया है। मैंने नेलांग घाटी भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, उसके बाद क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर इसे 2015 में दोनों देशों के माने चीन और भारत के पर्यटकों के घूमने आने जाने के लिए खोल दिया गया था। एक तरह से बंद है, दूसरा काम के लिए बंद है, लेकिन खाली पर्यटन के लिए खुला हुआ है। अगला है मरखा घाटी। यह लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। कहाँ की जी? लद्दाख की। यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है हेतु मार्ग उपलब्ध कराता है। माने हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए मार्ग बनता है। कश्मीर घाटी महान हिमालय और पिरपंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। इसकी रचना एक समभिन्नति से हुई है। समभिन्नति का मतलब होता है कि बिल्कुल ही दोनों ओर से ऐसे, या इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसे होता है। यही हमारा कश्मीर घाटी है। इसी कश्मीर घाटी के लिए कितनी लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, कितनी लड़ाई हो गई। छोटी सी जगह कश्मीर घाटी, इसको अब लद्दाख का बड़ा क्षेत्र दिया गया, जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया। नुब्रा घाटी कई बार पूछा है। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। कहां बनता है जी? सियाचिन ग्लेशियर से इसका निर्माण हुआ है। सुरु घाटी, इसका कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है। माने कारगिल में जाने के लिए सुरु घाटी से क्या होता है? मार्ग मिलता है। गलवान घाटी, यह गलवान नदी द्वारा निर्मित है, जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप अवस्थित है। अभी गलवान के लिए विवाद हो रहा है ना। अभी भारत और चीन में बीच गलवान नदी में जो फिंगर्स पाए जाते हैं, माने नदी में आगे निकला हुआ भाग है, उसके लिए लड़ाई हो रहा है। तो यही गलवान घाटी है, ये लद्दाख में है। किन्नौर घाटी, यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह हिमालय
हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करती है? याद, बढ़िया क्वेश्चन हो गया। हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव उत्तर की ओर चिटकुल को यह मार्ग प्रदान करती है किन्नौर घाटी। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित यह घाटी है। हिंदू एवं सिख तीर्थयात्रियों की मणिकरण शहर जाने के लिए यह मार्ग प्रदान करता है। मणिकरण गर्म पानी के फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है ना मणिकरण। पार्वती को हिमाचल की बेटी माना जाता है। हिमाचल कौन थे? राजा थे। उन्हीं के नाम पे हिमाचल प्रदेश पड़ा। उन्हीं की पुत्री कौन थी? पार्वती, जिनकी शादी किससे हुई? शंकर जी से। ठीक है ना। लेकिन सिख धर्म के लोग भी मणिकरण को क्या मानते हैं? एक प्रसिद्ध क्षेत्र, क्योंकि यहाँ उनके कुछ गुरु जाके तपस्या वस्या किए थे। सांगला घाटी भी कई बार पूछ चुका है। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसमें बहुत घाटी आपको पढ़ा देते हैं हम, जो आपको कितने भी घाटी पूछेगा इसे वैसे नहीं पूछेगा। मालना घाटी यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। यूनान मतलब क्या हुआ? यूनानी भाषा, यूनानी संस्कृति जानने वाले लोगों के लिए है। तो यूनान घाटी के रूप में प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्योहार के लिए भी जाना जाता है। यहाँ धौलाधर एवं पीरपंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश अवस्थित है। पांगी घाटी भी पूछता है हमेशा। यह घाटी हिमाचल प्रदेश स्थित है। लाहुल, स्पीति, पंगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। माने लाहुल जनजाति है तो लाहुल, पंगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। स्पीति घाटी, यह घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बौद्धों के प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में है। ताबो मठ कहाँ है? स्पीति घाटी में। कहाँ पर ये? हिमाचल में। लाहौल घाटी, तीनों पूछता है, स्पीति, लाहौल और कुल्लू। यह घाटी हिमाचल में स्थित है। इस घाटी से होकर ही चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती है, जिसको लोग चंद्रभागा नदी बोलते हैं। चंद्र अलग है, भागा अलग है, बाद में जाकर मिल जाती है, जहां चंद्रभागा बोलते हैं। कांगड़ा घाटी कई बार पूछा है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में है। धर्मशाला कहाँ है? कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है जो बौद्धों के लिए फेमस है। यहीं पर रहते हैं दलाई लामा, हिमाचल धर्मशाला में। चंबा घाटी, एक चुंबी घाटी था, याद रखिएगा। चुंबी घाटी कहाँ था? सिक्किम, तिब्बत और भूटान को जोड़ता है, पॉइंट है। यह चंबा घाटी, यह घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भरमौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में। हमेशा पूछते हैं डलहौजी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, जहां पर चंबा घाटी है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे भारत का तटीय मैदान, जिसको हम लोग पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय भागों में बांटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आप मिलिए। थैंक यू।